दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग के इस सिलसिला में फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। फिर से मैं बता दूं कि माफ़ी चाहता हूं यार, मुझे ऑफलाइन में बहुत क्लास लेने पड़ते हैं तो मेरे पास समय का थोड़ा अभाव होता है, ठीक है। इस वजह से वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाता है, बट आएगा ज़रूर, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। जो विद्यार्थी पैसे के अभाव में मेंस आंसर राइटिंग अच्छे टीचर से नहीं सीख सकते उनके लिए मैं समर्पित हूँ यार। कुछ पैसा भी कमा लेते हैं, कुछ दुआ भी कमाना चाहिए, तो उनसे मुझे दुआ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आइए 6-8 नंबर हमने आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था बहुत बेहतर तरीके से। आज हम 8 नंबर क्वेश्चन, क्या हमने आपसे कहा है कि हम फोटो स्टेट टीचर नहीं हैं, हम जो भी लेकर आते हैं ओरिजिनल लेकर आते हैं। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे देखते हैं आज। यूपीएससी इस क्वेश्चन में अगर आप आंसर लिख रहे होते या भविष्य में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, तो आप अगर हमें लंबे समय सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि अब हम आंसर के साथ क्या करने वाले हैं, इसका सर्जरी करने वाले हैं, चीर फाड़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चीर फाड़ करते हैं। कह रहा है कि अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में, इसको पूरा एक ले लीजिए, एक सेगमेंट। अभिशासन का मतलब क्या कि शासन, प्रशासन, ठीक है, गवर्नेंस। तो अभिशासन के देखिए गवर्नेंस अलग होता है और ई गवर्नेंस अलग होता है, क्योंकि आप यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ई गवर्नेंस, और यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नेंस। तो दो अलग अलग चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो ठीक देख लीजिए, अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन, तो ई शासन हमारा क्या होगा, यहाँ पे दूसरा सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि शासन और ई शासन दो अलग अलग चीज होता है। नहीं, सरकारों में ये हो गया तीसरा सेगमेंट। आप कहेंगे सर यहाँ सरकारों में तीसरा सेगमेंट क्यों बना दिए? अरे भाई यहाँ पे सरकार है, कभी यहाँ पे निजी क्षेत्र भी तो आ सकता है, ये बताइए कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। कभी एनजीओ भी तो आ सकता है, कभी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन भी तो आ सकता है। चाहे जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की जो संस्थाएं हैं, चाहे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, WHO की बात करें, WTO की बात करें, क्या उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है क्या, ये बताइए। तो क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र हो गया। सपोज कि यहाँ पे WTO दे दे, यहाँ पे अन्य कोई संस्थान यूनाइटेड नेशन दे दे, लिख सकता है या नहीं लिख सकते, बताइए। अगर ई गवर्नेंस आया है तो दुनिया में हर जगह है नहीं गवर्नेंस, अपने यहाँ तो नहीं है। तो समझ गए सरकारों को हमने क्यों लिया। फिर कह रहा है मैं प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है, आगाज कर दिया है, ठीक है। देखिए गांव घर में कब कोई चीज चलता है तो आगाज किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। तो ये आप ले लीजिए चौथा सेगमेंट, इसको आप बना लीजिए। ये हो गया चौथा सेगमेंट कि प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया। अगला है कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती है। तो कौन सी अपर्याप्तताएं, तो इसको बना लीजिए आप कौन सा, पांचवा। और इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा, ये हो गया हमारा छठा। टोटल 6 सेगमेंट में ये क्वेश्चन जो है टूट रहा है, समझ गए आप। देखिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे दिया है कि कौन सी बाधा, अभिवृद्धि में बाधा, यहाँ पे देता अपर्याप्तता में, छोड़िए कि को हटा दे, कौन सी पर्याप्तता इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा की जगह लिखता सहायक है, लिखता सहायक है, बताइए। तो क्या क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाता, ये बताइए। उसका आंसर चेंज होता, उसका कंटेंट चेंज होता, उसका एग्जाम्पल चेंज हो जाता, होता या नहीं होता, बताइए। तो ये हम कह रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आप नया क्वेश्चन बनाते हैं, ना कि फोटो कॉपी से फोटो स्टेट मॉडल आंसर राइटिंग सीखते हैं। ऐसे ही आप मॉडिफाई कीजिए क्वेश्चन को। आप जहां भी, जिस शहर में भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मॉडिफाई कीजिए, उससे आप आंसर को लिखिए, तैयार कीजिए। एक रिक्वेस्ट हम और आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत अच्छी संख्या मेरे वीडियो को देखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे जितनी भीड़ है, उस भीड़ में इतना कम टाइम में हमारे वीडियो को भी देखा जा रहा है अच्छे लोगों के द्वारा, तो मुझे खुशी मिलती है। लेकिन आप लोग यार आंसर लिखते हो, वीडियो देखते हो, किसी से चेक भी कराओ। आप किसी अपने सीनियर से, जिस शहर में रहे उस टीचर से, अगर आपको कोई नहीं चेक करने वाला तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आंसर को चेक भी कराओ। जब तक आप आंसर चेक नहीं करा पाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वास्तव में क्या गलतियां इसमें आंसर में हो रही है या कि नहीं भी हो रही है, ठीक है। तो ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं,
ठीक है, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे वीडियो को देखिए। आपको बेनिफिट्स तभी मिलेगा जब इसका आंसर आप लिखेंगे, मॉडिफाई करके आंसर आप लिखेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का या सिविल सर्विसेज का या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो यार आपको अपने प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए था। यदि आप हमारे वीडियो को सिर्फ देखते हैं और उस पर काम अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि आप उस पर काम नहीं करते हैं तो हम ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो यार, कोई और काम कर लो जिसका कुछ आउटपुट निकलेगा। जो काम आप कर रहे हैं उसका आउटपुट निकलना चाहिए था। तो आप आंसर चेक कर रहे हैं, किसी भी सीनियर से आप चेक कराओ, आप किसी टीचर से चेक कराओ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हो आंसर चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं इसकी भूमिका पर। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिख रहे होते या अगर भविष्य में पूछा गया तो क्या इसका भूमिका लिखा जाए। तो यहाँ पे देखिए जो मेन सवाल है क्या है, ई गवर्नेंस। आपका जो क्वेश्चन है वो ई गवर्नेंस के आसपास ही घूम रहा है। क्वेश्चन का मुख्य वर्ड क्या है, ई गवर्नेंस। तो भूमिका में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ई गवर्नेंस से आपका भूमिका शुरू होना चाहिए था। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए हम ई गवर्नेंस पे चलते हैं। भूमिका हम आपका इसको बनाते हैं कि क्या भूमिका लिखना चाहिए था, बॉडी में क्या पॉइंट आएगा, निष्कर्ष में क्या पॉइंट आएगा। आइए सबको देखते हैं। आज हमने नए तरीके से आप लोग के लिए भूमिका लेके आया है। हमने कहीं देखे थोड़ा सा कुछ प्रयोग करते हैं। ये देखिए, पहले हम अपने हैंड से लिखते थे, अब हम आप लोग को थोड़ा प्रिंट आउट में इस तरीका से दे रहे हैं ई गवर्नेंस क्या है, ठीक है। तो पढ़िए इसको, देखिए यही सबको भूमिका इसी तरीका से लिखना है। पहले हम आपको बता दिया करते थे, लेकिन देखिए ऐसी ही भूमिका लिखना है जैसे इसमें लिखा गया है। अब हम कोशिश करेंगे इसी तरीका का आपके लिए बनाए कि ई गवर्नेंस का अर्थ है कि, ऐसे ही आप लिखना शुरू कर दीजिए। ई गवर्नेंस का अर्थ है कि, दैट मीन्स क्या हो गया, ई गवर्नेंस शुरू हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या कि ई गवर्नेंस, देखिए ई गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस, और आपने शुरू कर दिया ई गवर्नेंस। एग्जामिनर आपसे जुड़ गया कि क्वेश्चन में जो पूछा गया लड़का एग्जैक्ट वही आंसर लिख रहा है। अगर आप दाएं बाएं भागेंगे तो फिर आपको समस्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ई गवर्नेंस का अर्थ है कि सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र और उससे आगे के विभिन्न स्तरों पर, देखिए सरकारी क्षेत्र में भी है ई गवर्नेंस, जब प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। जैसे हेल्थ आपको प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट सेक्टर आपको देती है, तो क्या वो गवर्नेंस नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र और उससे आगे के विभिन्न स्तरों पर। और ये डिफिनेशन जो है हम भारत सरकार की वेबसाइट से लिए हैं, ठीक है। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप जब भी पढ़ें तो ऑथेंटिक सोर्स पढ़ें, ना कि कट कॉपी पेस्ट और फोटो कॉपी का आप बात करें, ठीक है, आप वो ना पढ़ें। तो उससे आगे के विभिन्न स्तरों पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दीजिए। आपने ये लिख दिया भूमिका। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कीजिए और यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए कि शासन, सूचना और लेन देन के आदान प्रदान की दक्षता। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पारदर्शिता। क्वेश्चन में एक शब्द यूज किया गया पारदर्शिता। तो पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अधिक कुशल, सरल और अधिक कुशल, ठीक है, बनाना, अधिक प्रभावी बनाना आदि। यहाँ पे पूर्ण विराम। तो ये क्या हो गया, आपका डिफिनेशन हो गया, भूमिका हो गया कि ई गवर्नेंस क्या है, उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं कि शासन में सूचना और लेन देन के आदान प्रदान के लिए हम करते हैं। दक्षता, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। यहाँ पे कोमा लगाना चाहिए था, लगता है हमारा टाइपिस्ट कोमा लगाना भूल गया है, ठीक है। तो सूचना और लेन देन के आदान प्रदान की दक्षता कोमा, सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना कोमा, या और ठीक है, अधिक कुशल बनाना और अधिक प्रभावी बनाना आदि। तो ये हो गया आपका भूमिका। आपने भूमिका यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। तो मैं आपसे बता चुका हूँ कई बार कि कितने शब्द में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप भूमिका उसी अनुसार लिखेंगे, ठीक है। ये भूमिका आप 10 मार्क्स का है तो आप यहाँ तक भूमिका लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास शब्द सीमाएं लिमिट होती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट होता है बिहार में या यूपीएससी में ही इसी थीम पे क्वेश्चन पूछता है, और अगर वो 20 मार्क्स में आता है तो फिर आप वहाँ इस भूमिका को लिख सकते हैं, ठीक है। तो शब्द के अनुसार आपका भूमिका का चयन होना चाहिए था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है इसमें, हाँ अब आता है कि हाँ ये क्वेश्चन आपने भूमिका लिख लिया। चलिए भूमिका के बाद क्या इसमें लिखना है,
कह रहा है क्या कि सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया। आपने लिख दिया कि आगाज कैसे कर दिया है। अब यहां पे आता है कि कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती है। ये देखिए क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है यहाँ पे कि कौन सी अपर्याप्तता इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती है। तो बॉडी का मेन पॉइंट ये है, बॉडी का देखिए मेन पॉइंट ये है कि बाधा पे मेन आपको बताना है कि जो ई गवर्नेंस बढ़ रहा है। क्वेश्चन में आपको कह दिया कि अभिशासन के महत्वपूर्ण उपकरण सरकार में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। भूमिका में आपने बता दिया कि हाँ आगाज कर दिया। कैसे आगाज कर दिया? सूचनाओं का आदान प्रदान से, दक्षता ला करके, प्रभावशीलता ला करके आपने बता दिया। लेकिन क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो है कि इन विशेषताओं का अभिवृद्धि भूमिका, तो बॉडी में आपको ये लिखा जाएगा। अगर बॉडी में आप प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को आगाज किया, उसको अगर आप एक्सप्लेन करने लगे तो आपकी शब्द सीमा समाप्त हो जाएगी और फिर आप जो क्वेश्चन का मुख्य पार्ट आप उस पर आपके पास लिखने के लिए शब्द, जगह, स्पेस नहीं बचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये आप ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन का भूमिका क्या होगा और क्वेश्चन का बॉडी क्या होगा। समस्या ये आती है कि विद्यार्थी अक्सर क्या करते हैं कि भूमिका और बॉडी में उसको पता ही नहीं चलता, वो जो जान रहा होता है उसको वो लिख रहा होता है और लास्ट में पता चलता है कि उसके पास स्पेस ही नहीं बचा लिखने के लिए। तो हमने एक सब हेडिंग बनाया, हमने आपसे कहा कि हम सब हेडिंग फिर बनाते हैं, ठीक है। देखिए सब हेडिंग हमारा है में बाधा, कि बाधा क्या है। तो हमने, आप भी ऐसे बना देंगे में बाधा, या आप लिख दीजिए कि अपर्याप्तता इन विशेषताओं की वृद्धि में बाधा, ठीक है। तो बाधा, पहला पॉइंट आप देख लीजिए, बाधा का पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला जो वो है डिजिटल डिवाइड। आप देखिए शहर में और गांव में आज भी डिजिटल काफी डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि शहर में डिजिटल रूप से लोग साक्षर हैं, चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवस्था अभी नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड आपने पहला पॉइंट बनाया और इस पॉइंट को डैश देके यहाँ पे एक दो लाइन में फिर इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। डिजिटल डिवाइड यही किस तरीका का डिवाइड है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, शहर में चीज़ें अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं रहेगी चीज़ें तो ई गवर्नेंस फिर कैसे आएगा, समझ गए। दूसरा देखिए क्या चिंता, ये देखिए साइबर चिंता, ये बहुत बड़ी समस्या है। डिजिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये एक बड़ी बाधा है। फिर आपने क्या किया, एनसीआरबी का डाटा ले लीजिए, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हम यहाँ पे डाटा नहीं लगाए क्योंकि जब आप मेंस लिखने जाएंगे तब तक उनका डाटा चेंज हो चुका होगा, इस वजह से हम यहाँ पे डाटा नहीं लगाए। तो साइबर सुरक्षा हमारे यहाँ बढ़ी है, काफ़ी अधिक बढ़ा है। तो आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाल दिया, जैसे महाराष्ट्र में बिजली जो हमारा डिपार्टमेंट है, पावर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, उस पर हमला हुआ था। एक आशंका था कि चाइना के द्वारा ये किया गया है। आपने एक एग्जाम्पल डाल के 2 पॉइंट में, 2-3 लाइन में, 2 लाइन में, 1 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिया। जितना आपके पास स्पेस है उस अनुसार आप उसको एक्सप्लेन कर दिए। तीसरा पॉइंट डिजिटल अवसंरचना, मतलब क्या, जैसे अभी देखिए 5G की बात चल रही है, अभी तक गांव में सही से 4G नहीं पहुंचा है यार। आप देखे होंगे कि 4G भी गांव में कहीं काम करता है, कहीं नहीं काम करता, कभी करता है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली ऐसे शहर में कभी कभी नेट इतना स्लो होता है कि मन होता है कि मोबाइल को फोड़ दें। कभी कभी वाईफाई स्लो हो जाता है यार। 5G प्लस का वाईफाई लगा हुआ है, 5G प्लस, वो वाईफाई नहीं चलता है कभी। तो क्या है, डिजिटल अवसंरचना की कमी है। जितने टावर्स होने चाहिए थे, जितने सैटेलाइट होने चाहिए थे इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए, जिस तरह का केबल होना चाहिए था वो नहीं है। आपको यहाँ कहा जाएगा कि 100 MB पर सेकेंड का आप डाटा लीजिए, आपको दिया जाएगा उसमें 20, नहीं देता है। तो क्या है डिजिटल अवसंरचना, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगला देखिए नौकर सहायक उदासीनता, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलत नहीं होगा। क्यों? अगर डीएम साहब चाह ले, ठीक है, तो अपने जिले में 1 महीने के अंदर पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएगी अगर डीएम साहब चाह ले तो देखिए इससे क्या है, डिजिटल, जैसे आप भी प्रशासन में जा रहे हैं, हम भी उनका तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन अगर डिजिटलीकरण होता है, ई गवर्नेंस होता है, तो सवाल सबसे अधिक किस पे खड़े होंगे, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी पर। तो ये ब्यूरोक्रेसी वाले चाहते हैं कि जितनी सिक्रेसी, जितनी गोपनीयता बनी रहे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा, उसके लिए उतना ज़्यादा बेहतर, उसकी उतनी जवाबदेही कम हो जाएगी। तो इसलिए नौकरशाही इसके प्रति उदासीन है। उनको जिस तरीका से प्रोएक्टिव होकर कामों को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो इसमें कहीं ना कहीं उदासीनता है। इसलिए सरकार, देखिए वर्तमान सरकार 2014 से चली आ रही है, लेकिन फिर भी ई गवर्नेंस पे इतना जोर देने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी और शहरी क्षेत्र में बहुत जगह ई गवर्नेंस का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रशासन उदासीन है।
आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर देखिए भाषा अवरोध, निश्चित रूप से यह एक समस्या है, इसको भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ कुछ क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा हैं, आज भी उसमें चीज़ें अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे वो प्रयास किया जा रहा है, चल रहा है, लेकिन बहुत आदमी से बहुत चीज़ें, अधिकांश चीज़ें इंग्लिश में अवेलेबल होती है, हिंदी में कुछ चीज़ें अवेलेबल है, तो क्षेत्रीय भाषा के लोग उसे नहीं पढ़ पाते हैं। और बहुत लोग जो है सभी भाषा में, भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं में हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो एक भाषा अवरोध है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, जिसके कारण कि ई डिजिटल जो हमारा बाधा है ई गवर्नेंस में, वो एक समस्या है। अभी देखिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है, अभी तक तो अधिकांश निर्णय इंग्लिश में ही आता है। अब एक प्रयास चल रहा है कि क्षेत्रीय भाषा में भी उसका अनुवाद किया जाए, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, काफ़ी काम करना है उनमें, समझ गए। अब देखिए जो योजनाएं ही सरकार बनाती है, तो इंटरनेट पे अगर आप जाएंगे पढ़ेंगे, आपको मुश्किल से हिंदी, अधिकांश चीज़ें तो आपको इंग्लिश में मिलेगी, कुछ हिंदी में भी मिल जाएगी, बहुत कम चीज़ें क्षेत्रीय भाषा में अवेलेबल। हम ये नहीं करके अवेलेबल नहीं, अवेलेबल है लेकिन बहुत कम, उसमें भी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। आप इसको एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन, आप 1 2 3 पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर ये क्वेश्चन अगर दोबारा कभी 20 मार्क्स में बिहार में पूछता है, तो उसके लिए हम आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं कि आप वहाँ पे इस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए मल्टीपल पोर्टल्स, जैसे आप देखेंगे भारत सरकार में जितने सारे डिपार्टमेंट हैं, एक होता है सिंगल विंडो सिस्टम कि एक ही खिड़की पर आप जाइए, आपसे वहाँ पे सारा काम हो जाएगा। लेकिन सरकार में कितने सारे सरकार ने पोर्टल लॉन्च किए, यदि आप पीटी के लिए पढ़ते होंगे तो आप खुद कंफ्यूज कर जाएंगे कि सारथी पोर्टल क्या है, साथी पोर्टल क्या है, संघ पोर्टल क्या है। इतने मंत्रालय के द्वारा इतने पोर्टल बनाए जा रहे हैं कि यार पढ़ने वाला स्टूडेंट सफ़र क्या है, सफ़र ऐप क्या है, उमंग ऐप क्या है, जैसे बहुत तरह के ऐप है ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो यार कंफ्यूज हो जाते हैं किस ऐप पे हमें क्या मिलेगा। और इतने मंत्रालय, इतने ऐप, तो जो हमारे मास पॉपुलेशन जो कम पढ़ी लिखी है, तो वो कैसे समझ पाएगा ये बताइए। तो सिंगल विंडो ऐप भी होना चाहिए था, ठीक है, सिंगल विंडो ऐप कि एक ही ऐप पे आपको अधिकांश जानकारी मिल जाती है। तो ये एक समस्या है। फिर है जागरूकता, निश्चित रूप से हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग कम हैं, साक्षरता कम है हमारे देश में, ये एक सच्चाई है। तो जागरूकता भी लोगों के में इसके प्रति बहुत कम है। अभी देखिए हम आपसे, जो आप लोग एजुकेटेड व्यक्ति हैं, जो इतने क्वालिफाइड हैं, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी ऐप विदेशी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसके बाद उस पर क्या होता है, आप टिक लगाते चलते हैं, वो कुछ परमिशन आपसे मांगता है, एलाउ 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 आप करते चले जाते हैं, हाँ एलाउ, आप पढ़ते भी नहीं हैं, आप एलाउ करते चले जाते हैं। तो आप जब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यार जागरूक नहीं हैं, तो जो हमारी मास पॉपुलेशन है उनके पास तो नॉलेज भी नहीं है, वो पढ़ भी नहीं पाता इंग्लिश में क्या है। अब जो भी ऐप को इन्फॉर्मेशन देता है तो सारा इंग्लिश में लिखा रहता है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वो अलाउ कर देते हैं, मोबाइल नंबर मांगता है वो डाल देते हैं, ओटीपी भी शेयर कर देते हैं, इससे क्या होता है, फ्रॉड हो जाती है। तो जागरूकता का अभाव है, इस पर काम किया जाना चाहिए था। अब देखिए, अब ये जो नेचर वाला क्वेश्चन, अब हम तो ये हो गया हमारा बॉडी का, इन बॉडी में आप इन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे, ये आपका बॉडी हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष में क्या लिखा जाना चाहिए था। ठीक, एक चीज़, एक डायग्राम बनाना था, मुझे डायग्राम में भूल गया, मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने पहला हमारा था ये बॉडी, आपने बॉडी जैसे ही ये वाला लिखा, ये वाला पार्ट आपने लिखा, यहाँ पे आप एक इसको लिखने के बाद एक ये बना दीजिएगा, एक डायग्राम बना दीजिएगा। जैसे आपने ये भूमिका लिखा, इसके बाद आप एक डायग्राम बनाइए, बीच में लिखिए यहाँ पे ई गवर्नेंस, इसके नीचे आप बनेगा, हम ऊपर बनाते हैं लेकिन आप इसके नीचे बनाएंगे ई गवर्नेंस। ठीक, ई गवर्नेंस आपने इसको अंडरलाइन किया। इसमें पहला क्या होता है, इसमें जो है वो है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस किसके लिए, प्रोसेस किसके लिए, पीपल के लिए, पीपल के लिए। करेगा कौन प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। ठीक है, किस चीज को, तो रिसोर्स को, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो रिसोर्स या इंफॉर्मेशन को, तो आप इन्हें यहाँ पे लिख दिया रिसोर्स। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। इस भूमिका के नीचे हम भूल गए थे, मुझे बाद में याद आया, यार डायग्राम था इसमें एक बनाना था। तो ई गवर्नेंस पीपल के लिए है, सॉरी प्रोसेस है एक, किसके लिए, नागरिक के लिए। करेगा कौन, टेक्नोलॉजी, किसके लिए, रिसोर्स के लिए। तो इस भूमिका के बाद आप इस डायग्राम को बना लेंगे। ठीक है,
चलिए अब हम आते हैं तीसरे वाले पे। तो निष्कर्ष हमें क्या लिखना, मैंने भूमिका बताती बॉडी बता दिया, निष्कर्ष आइए निष्कर्ष देखिए क्या लिखना है निष्कर्ष में, आपके सामने निष्कर्ष आ गया। तो जो हमारा बॉडी वाला पॉइंट था, इन समस्याओं का अगर हम समाधान कर देंगे तो यही हमारा निष्कर्ष होगा। देखिए सामान्यतः होता क्या है, जब आंसर राइटिंग भी कराया जाता है, कुछ बहुत सारे टीचरों को हमने देखा है, तो वो कहता है इसी का समाधान तो निष्कर्ष हो जाएगा ना। वो बात सही है, परंतु इसके अतिरिक्त भी आप अगर कुछ लाइन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देते हैं तो ये क्वेश्चन निष्कर्ष में वे फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप सुझाव दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि ई गवर्नेंस अभी एक समस्या है, इसके समाधान के लिए अगर आपके मन में कोई सुझाव है, सुझाव मांगा नहीं गया है, लेकिन वे फॉरवर्ड में आपको यहाँ पे सुझाव देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो बहुत बेहतर आंसर माना जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे आप सुझाव दे सकते हैं, निष्कर्ष में लिखिए। निष्कर्ष हम आपको बता रहे हैं कि निष्कर्ष ई गवर्नेंस एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सरकार भी मानती है, पब्लिक भी मानती है, सब मानता है कि ई गवर्नेंस जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। विकसित भारत, देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, भारत को विकसित बनाना 2047 तक। तो विकसित भारत बनाने हेतु इसका लाभ उठाया जाना चाहिए, पूर्ण विराम। आप लिख दीजिए कि हाँ निष्कर्ष विकसित भारत बनाने हेतु इसका लाभ उठाया जाना चाहिए था। कैसे? तो बजट आवंटन। अब देखिए ये क्या है, नया पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया ये बताइए, पिछले कुछ और पॉइंट था, ये नया। तो ऐसे ही निष्कर्ष में आप जब भी लाएं कुछ नया पॉइंट लेकर आइए, उसी पॉइंट को रिपीट मत कीजिए, मार्क्स आपका कट जाएगा। आप ही बताइए, कोई लड़का सिर्फ यही लिखता कि उपयुक्त समस्याओं को हल करके हम ई गवर्नेंस के क्रांतिकारी परिवर्तन और विकसित भारत है तो इसको हम इसका लाभ उठाया जाना चाहिए था, और किसी ने फिर ये सुझाव दे दिया कि हम अगर ऐसा अधिकारी बनते इसके प्रति हम बजट आवंटन को बढ़ा देंगे। देखिए ई गवर्नेंस के प्रति बहुत कम बजट चल रहा है, तो बजट आवंटन हम बढ़ाएंगे। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा होता है ई गवर्नेंस को लेकर, 5G है, 6G है, इसको और हम कैसे मजबूत करें, इंटरनेट की पहुंच कैसे बढ़ाएं, उस पर हम काम करेंगे। और कौशल विकास, मतलब जागरूकता वाला जो एक समस्या था, तो वहाँ आपने क्या क्या लिख दिया, जागरूकता, और यहाँ आपने लिख दिया कौशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। यही होगा शब्द के साथ खेलना, कि पॉइंट लगभग एक है लेकिन अलग अलग दिशा में है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो आपने क्या किया, कौशल विकास के नागरिकों का, ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों का, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है यार, तो ई गवर्नेंस के प्रति उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए था। तो ये 3 पॉइंट आप एक्सप्लेन करते लास्ट में, हो गया आपका निष्कर्ष, ये हो गया आंसर आपका कंप्लीट। ठीक है, तो फिर से हम बता दें, अगर ये इनिशिएटिव हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और आंसर आप किसी न किसी अवश्य चेक कराइए। अगर आपके संपर्क में कोई नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।